नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे अरावली पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले हम इसके बारे में ये जान लें कि ये उत्पन्न कब हुई, इसकी उत्पत्ति कब हुई, फिर इसका विस्तार करेंगे, फिर इसकी विशेषताएं करेंगे और फिर आगे उच्चावच के आधार पर इसका जो डिवीज़न है उत्तरी, मध्य और दक्षिणी में वो करेंगे और फिर लास्ट में इसका महत्व करेंगे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में। तो सबसे पहले उत्पत्ति के बारे में हम जान लें। इसकी उत्पत्ति 60 से 65 करोड़ वर्ष पूर्व कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन काल में चर्नियन हलचलों की वजह से हुई। चर्नियन हलचल पर्वत निर्माणकारी हलचलें थी जो कैम्ब्रियन और प्री कैम्ब्रियन पीरियड में हुई। तो इस तरह से देखें तो ये विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वतों में से एक हैं। अच्छा, इसका फॉर्मूला देख लीजिए आप। कैच बोले तो हमने अरावली कैच की है। कैच, सो वी हैव स्टार्टेड आवर अरावलीज विद अ वेरी ब्रिलियंट कैच। कैम्ब्रियन पीरियड में चर्नियन हलचलों से उत्पत्ति। कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन पीरियड में चर्नियन हलचलों से उत्पत्ति हुई। किसकी? अरावली की। कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन काल और चर्नियन हलचल। चर्नियन हलचल, कैम्ब्रियन काल। ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति के बाद आज क्या स्थिति है? वर्तमान में ये अवशिष्ट पर्वत हैं। कभी जो विश्व के प्राचीनतम वलित पर्वत थे और काफी ऊंचे हुआ करते थे, वो आज अवशिष्ट पर्वत हैं अपर्दन के कारण। समय के साथ इसका अपर्दन हुआ और आज ये अवशिष्ट पर्वत हैं। और ये गोंडवाना लैंड, गोंडवाना क्षेत्र के अवशेष माने जाते हैं। जैसे हमारा ये जो पश्चिमी रेतीला मैदान था, पश्चिमी शुष्क और अर्धशुष्क मैदान था, इसे तैतीस सागर का अवशेष मानते हैं, वैसे ही इस अरावली क्षेत्र को गोंडवाना क्षेत्र का अवशेष मानते हैं। यह हो गई इसकी उत्पत्ति। अब विस्तार इसका यहाँ दिल्ली है और यहाँ गुजरात का पालनपुर है। तो दिल्ली की रायसीना हिल्स हैं, रायसीना पहाड़ियाँ, वहाँ से लेके इवन जेएनयू के पास जो पहाड़ियाँ हैं वो भी अरावली की ही पहाड़ियाँ हैं। तो दिल्ली से लेके गुजरात के पालनपुर तक 692 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उसमें से 550 किमी हमारे राजस्थान में है, खेतड़ी से खेड़ब्रह्म तक। खेतड़ी यहाँ है झुंझुनू में, खेतड़ी सिंघाड़ा। यहाँ से लेके खेड़ब्रह्म कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के साबरकांठा जिले में खेड़ब्रह्म है। तो वहां से बिल्कुल वो बॉर्डर पे है खेड़ब्रह्म। तो खेड़ब्रह्म से खेतड़ी तक इसकी जो लंबाई है वो 550 किमी है। तो ये 550 किमी 692 में से है, तो ये लगभग 79% ऑफ अरावली इज इन राजस्थान। इसी तरह हमने याद हो तो आपको याद हो तो 61.11% ऑफ थार डेजर्ट इज इन राजस्थान। ठीक है, तो उसका 61% और इसका 79% हमारे राज्य में है। 79 इज अप्रॉक्स 80 और 61 इज अप्रॉक्स 60। ठीक है, तो इसका विस्तार, लंबाई तो हमने देख ली। ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई इसकी लगभग 930 मीटर है। ऊंचाई लगभग है 930 मीटर। फार्मूला क्या है इसका? 9 फॉर माइन, 30 फॉर माउस। माइन यानी एंड माउस, माइन एंड माउस। माइन यानी कोई मतलब कोई खनिज उत्पादन के लिए जो खान होती है वो। तो माइन, खान में माउस है, मतलब ये इतनी ऊंची नहीं है। ये ऐसे है जैसे कोई खान हो, खान में कोई चूहा हो, इतनी सी ऊंची है ये।
तो 9 फॉर माइन एंड 30 फॉर माउस, म 3 फॉर मैं और ये से 0 फॉर से, तो 30 माउस, 30 म से, उससे बन गया माउस। ठीक है, 9 फॉर माइन, ये तो हो गया उच्चारण के आधार पे 9 फॉर माइन, और वो हो गया हमने जो संख्याओं को अक्षरों में बदला था उसके अनुसार माउस। 9 फॉर माइन माउस, 9 फॉर माइन एंड 30 फॉर माउस। माइन में जैसे माउस हो इतनी सी ऊंची हैं, 930 मीटर इनकी औसत ऊंचाई है। अब इसके बारे में हम ये देख लें कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो डिस्ट्रिक्ट्स के हिसाब से देखें तो मैं आपको मैप में दिखा देता हूं कि ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में फैली है। देखो उत्तरी पूर्व, इसके जो 3 पार्ट हैं, उत्तर, मध्य और दक्षिण। तो उत्तर पूर्वी जो पार्ट है उसमें है अलवर, उत्तर पूर्वी पार्ट जो है इसमें है अलवर, जयपुर, दौसा और शेखावाटी का क्षेत्र, सीकर झुंझुनू का क्षेत्र। यह तो हो गया उत्तरी पूर्वी पार्ट जो सांभर बेसिन से लेके चालू होता है और हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर तक जाता है। उसके बाद इसका जो मध्य पार्ट है उसमें है अजमेर और जयपुर और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर और पश्चिमी टोंक। इसका जो दक्षिणी भाग है उसमें है राजसमंद, उदयपुर, सिरोही मुख्यतः है, लेकिन साथ में इसकी शाखाएं और प्रभाव आपको डूंगरपुर में भी मिलेगा, बांसवाड़ा में भी मिलेगा, प्रतापगढ़ में भी मिलेगा, चित्तौड़गढ़ में भी मिलेगा, भीलवाड़ा में भी मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो, ये है इसका विस्तार। ये यहाँ पे ये शेखावाटी है, ये खेतड़ी पर्वत वगैरह इस पे लिखा हुआ है। ये यहाँ पे आपका उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और मेनली राजसमंद। मेनली कौन सा है? राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। ठीक है, तो मुख्यतः तो 7 जिले इसमें आते हैं। ऊपर से तो अलवर, दौसा, जयपुर, और उसके अलावा मध्य में से आएगा अजमेर और दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी में से आएगा राजसमंद, उदयपुर और सिरोही। लेकिन प्रभाव कहाँ कहाँ है मैंने आपको बता दिया। उत्तर में प्रभाव इसका शेखावाटी रीजन में भी है, मध्य में प्रभाव इसका पश्चिमी टोंक में भी है, और दक्षिण पश्चिम में इसका प्रभाव उदयपुर, राजसमंद, सिरोही के अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा इनमें भी है। ये हमने इसका कर लिया विस्तार। विस्तार के बाद अगर हम इसकी विशेषताएं देखें तो विशेषताएं देखो, ये मध्य में से तो सकड़ी है और उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में से चौड़ी है। और यहां स्थिति ऐसी है कि इतनी चौड़ी हो जाती है, यहां दक्षिण पश्चिम में ये ज्यादा चौड़ी है, ज्यादा विस्तृत है और ज्यादा ऊंची है, और मध्य में उससे कम ऊंची है, सकड़ी है, और उत्तर पूर्व में चौड़ी है लेकिन नीची पहाड़ियां हैं, निम्न पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो एक विशेषता ये हो गई इसकी। एक विशेषता इसकी ये है कि हमारे प्रदेश का लगभग 9% हिस्सा अरावली द्वारा कवर किया जाता है और 10% जनसंख्या अरावली में निवास करती है। एक विशेषता यह है कि इसी अरावली में हमें बेसिन्स मिलते हैं। बेसिन्स मतलब निचला भाग, ठीक है, पहाड़ियों से घिरा निचला भाग। जैसे उत्तर में हमें मिलते हैं सबसे पहले अलवर बेसिन और सरिस्का बेसिन, फिर जयपुर बेसिन, बैराठ बेसिन, फिर मध्य में हमें मिलते हैं अजमेर बेसिन, पुष्कर बेसिन, ब्यावर बेसिन, और फिर दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में हमें मिलेंगे राजसमंद बेसिन, उदयपुर बेसिन। ठीक है, बेसिन के अलावा इसमें पठार भी हैं। पठारों का हम बात करें तो उसका भी एक फार्मूला है, वो हम बाद में देखेंगे। मतलब भोराट पठार, उड़िया पठार, आबू का पठार, पोतवार पठार, उपरमाल पठार,
ये पठार भी इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, और ये इधर जो दक्षिण पश्चिम में ये पंजे का आकार का है, यानी यहां से पतला, पंजे का आकार कह दो, तानपुरे का आकार कह दो, यहां से पतला और आगे जाके चौड़ा। ठीक है, अच्छा, अब ये इसकी विशेषताएं हो गई। इसके अलावा एक विशेषता और है कि ये बनी हुई काय की है, तो उसका भी फॉर्मूला लिख लो। बनी हुई ये बनी हुई है, अगला फॉर्मूला कैच द ग्रेन क्वासी मामा। कैच द ग्रेन, कैच तो हो गया, ये तो उत्पत्ति हो गया, कैच, और फिर इसके बाद आ जाएगा फॉर्मूले का अगला पार्ट, द ग्रेन क्वासी, ये क्वेजाय होता है, इसको मैं क्वासी बोल रहा हूं, क्वासी मामा, क्वासी ये क्वेजाय होता है। क्वेजाय मीन्स ऑलमोस्ट या पार्टली, तो क्वासी मामा कोई मामा है जो कजन मामा है, तो वो क्वासी मामा हो गया। कैच द ग्रेन फॉर ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट की चट्टानें मिलती हैं यहां, मतलब ये निर्मित काय से है, अरावली पर्वत काय से निर्मित है, कौन सी चट्टानों से मुख्यतः निर्मित है वो हम बात कर रहे हैं। ग्रेन फॉर ग्रेनाइट, क्वा फॉर क्वार्टजाइट, सी फॉर सिस्ट बेसाल्ट का कायांतरित रूप है। यस, ग्रेनाइट का होता है नाइस और बेसाल्ट का होता है सिस्ट। और मा फॉर मार्बल की चट्टानें भी मिलती है, आप देखो मकराना वगैरह क्या है। और मा फॉर माइका, ये भीलवाड़ा वगैरह में मिलता है खूब, तो खनिज खूब मिलते हैं। 70% खनिज जो है हमारे प्रदेश का वो अरावली क्षेत्र से मिलता है। तो इनसे बनी हुई है ये अरावली पर्वतमाला, ग्रेनाइट से, क्वार्टजाइट से, सिस से, मार्बल से, माइका से। तो कैच द ग्रेन क्वासी मामा, कैच द ग्रेन मीन्स अनाज, कैच द ग्रेन क्वासी मामा, ये आपका फॉर्मूला हुआ, ये विशेषताएं हो गई। अब इसके बारे में हम बात करें, चलिए, विशेषताएं हो गई, उत्पत्ति हो गया, विस्तार हो गया। अब हम उच्चावच के आधार पर इसका जो उच्चावच के आधार पर इसे जो बांटा गया है 3 भागों में, वो देखते हैं। तो उच्चावच के आधार पर इसे उत्तरी, मध्य और दक्षिणी, या और स्पेसिफिक बने तो उत्तर पूर्वी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी भागों में बांटा गया है। उत्तरी पूर्व, अब इसका फॉर्मूला देख लो उच्चावच का। अब पहला हमने क्या किया था कि जब हमने अर्धशुष्क मैदान किया था तो हमने क्या किया था कि लूना चलाने वाले शेख ने घाघरे में धूमधाम की। अब हमारा फॉर्मूला, शेख यहां भी है, शेख यहां भी है, तो फॉर्मूला अब हमारा ये हो रहा है, उत्तर से मध्य दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो हम कहेंगे कि लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। तो अलवर तो तोरावाटी, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जयपुर पहाड़ियां, शेखावाटी पहाड़ियां, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेरवाड़ा पहाड़ियां, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, आबू खंड प्रदेश। ये इसका फॉर्मूला हो गया उच्चावच के आधार पर। लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, ये तो हो गई उत्तरी पूर्वी पहाड़ियां, उत्तरी पूर्वी अरावली। लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, मेरवाड़ा, ठीक है, और जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, तो मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और आबू खंड प्रदेश, ये इसका डिवीजन अरावली का इस फॉर्मूले से हो गया। अब सबसे पहले हम उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश या कह लीजिए पहाड़ी प्रदेश करते हैं। देखिए उत्तरी पूर्वी में क्या है, ये लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जैसे लूना वाला शेख ने घाघरे में धूमधाम की,
अरे भाई लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मेवाड़ भी, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, मेरा जो मुझे मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। ठीक है, तो अब पहले अपन इसी को कर लें, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा। ये पार्ट हो गए, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा। ये पार्ट, 4 पार्ट हो गए उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश के। लवर तो, अलवर, तोरावाटी, जयपुर, शेखावाटी। देखो इसमें कौन से जिले आते हैं, हमने देख लिया था, सबसे पहले उसी की बात कर लें। इसमें जिले कौन से आएंगे, देखिए इधर जयपुर आएगा, दौसा, अलवर, जयपुर, दौसा, अलवर, और शेखावाटी के सीकर झुंझुनू, शेखावाटी के सीकर झुंझुनू के कुछ तहसीलें, बाकी जयपुर, दौसा, अलवर तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब इसका विस्तार कहां से कहां तक है, तो ये सांबर बेसिन है यहां पे, यानी हमारे जयपुर के पश्चिम में, दक्षिण पश्चिमी भाग में सांबर बेसिन है, यहां गैप है अरावली में, तो इसको सांबर गैप कह देते हैं। तो सांबर गैप से लेके और ये यहां तक हरियाणा और जयपुर के बॉर्डर तक सारा का सारा उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश है। ठीक है, अब इसकी ये तो हो गई कि भाई सांभर बेसिन से या सांभर गैप से यहां तक जो है हरियाणा राजस्थान के सीमा तक उत्तरी पूर्वी अरावली हो गई। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी औसत ऊंचाई 450 मीटर है। यूं याद रख लेंगे अपन, औसत ऊंचाई यहाँ चारों की आएगी 450 आएगी, पहले की, दूसरे पार्ट की 700 आएगी, तीसरे पार्ट की 900 आएगी, और चौथे पार्ट की 900 में भी जो सबसे ऊंचा भाग है दैट इज आबू पर्वतखंड, उसकी 1200 मीटर आएगी। ठीक है, तो यहाँ 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, यानी नीची है। इसके उससे ऊंची ये है और सबसे ऊंची ये है। तो ऊंचे से नीचे देखें तो सबसे ऊंचे ये आबू पर्वतखंड है, फिर उसके बाद नीची है मेरवाड़ा पहाड़ियां, मेरवाड़ा यानी अजमेर वाली, और उससे नीची है उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश। ठीक है, वो 450 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अच्छा, और यहाँ पे पहाड़ियाँ क्या है, अलग अलग श्रेणियों में, अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में है। तो पहाड़ियों के बीच में उपजाऊ बेसिन भी मिलते हैं, इन्हीं पहाड़ियों से नदियों का उद्गम होता है, और पहाड़ियों के बीच में समतल जमीन, उपजाऊ बेसिन भी इसमें मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो हमने इसकी स्वाभाविक विशेषता कर ले। अब इसका पाठ कर लेते हैं, उत्तरी पूर्वी का पाठ कर लेते हैं। उत्तरी पूर्वी जो है इसके भी पाठ हैं। उत्तरी पूर्वी में आप देखो ये पाठ है इसके, लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा। ठीक है, तो अलवर, तोरावाटी, शेखावाटी और जयपुर। ठीक है, इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ करते हैं। देखो पश्चिम में शेखावाटी जो पहाड़ियां हैं वो एक तो इसकी 2 ब्रांच हैं, उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी, यानी सांभर गैप से उत्तर पूर्व की तरफ जो जा रही है ये बड़ी है लंबाई में, और ये खेतड़ी और सिंघाना तक जाती है, ये मुख्य है, सबसे बड़ी। ठीक है, शेखावाटी निम्न पहाड़ियों में। दूसरी जो शाखा है वो उत्तर सांभर से उत्तर पश्चिम में जाती है, उत्तर पश्चिम में जो जाती है वो सीकर पहाड़ियां और ऊपर चली जाती हैं। ठीक है, अच्छा, इन्हीं शेखावाटी पहाड़ियों में सीकर की पहाड़ियां, श्री माधोपुर की पहाड़ियां, रींगस की पहाड़ियां, ये सब आती हैं। इसके अलावा निम्न पहाड़ियां और छोटी मोटी पहाड़ियां हैं, जैसे आप याद कीजिए मंदिर कौन कौन से हैं वहाँ, वो सब पहाड़ियों पे है। जैसे हर्ष की पहाड़ी पे, ठीक है, मंदिर है। उसी तरह शाकंबरी माता पहाड़ी, इसलिए शाकंबरी में कंफ्यूज मत होइएगा, शाकंबरी मंदिर जो है वो सांभर में भी है, और शाकंबरी माता मंदिर, दुर्गा माता होती हैं वो मंदिर आपका शेखावाटी में भी है, उदयपुर वाटी, झुंझुनू के उदयपुर वाटी के नज़दीक सीकर जिले में बॉर्डर पे वो शाकंबरी माता का मंदिर है। और शाकंबरी माता पहाड़ी पूछे तो वो है सीकर में। तो शाकंबरी माता पहाड़ी, खाटू पहाड़ी, खाटू श्याम जी वाली, और हर्ष की पहाड़ी, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, और वो सीकर, श्री माधोपुर, रींगस वाली पहाड़ियाँ, ये हो गई। सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है, तो वो है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ भी सीकर में है, पिपराली तहसील में है, और ये सबसे ऊंची पहाड़ी है। और उसका फॉर्मूला याद कर लो, 10-55। रोगी, क्रिकेट का रोगी क्रिकेट
1055 यानी 1055 मीटर इसकी रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी है। और रघुनाथगढ़ क्या है? रोगी, क्रिकेट की लत है उसे। 10 फॉर क्रिकेट, बैट एंड बॉल, क्रिकेट। और ये ले तय था तो ले तय लत, क्रिकेट की लत का रोग है। रोग रघुनाथगढ़, रोग रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ ये सबसे ऊंची चोटी है। जब हम 1000 मीटर से ऊपर की सारी चोटियों का इस तरह फॉर्मूले से याद करेंगे उस समय भी आपके पास ये आ जाएगा रघुनाथगढ़। तो रघुनाथगढ़ क्रिकेट की लत का रोग है रघुनाथगढ़, ठीक है। ये सबसे ऊंची चोटी हो गई इसकी। अच्छा, अब हम इसके अलावा ये तो शेखावाटी का प्रदेश हो गया। शेखावाटी निम्न पहाड़ियां, शेखावाटी के पूर्व में है तोरावाटी। तोरावाटी क्या है? तंवरावाटी है। ये तंवरावाटी का ही अपभ्रंश बना है तोरावाटी। तंवर एक गोत्र हुआ करती है राजपूतों की जो तोमर से बनी है। तोमर शुद्धतम रूप है। तोमर, तंवर, तोरा एक ही बात है। तो तोमरवाटी, तंवरावाटी, तोरावाटी कुछ भी आ जाए दैट इज तोरावाटी। एक्चुअली अनंगपाल तोमर, अनंगपाल सेकंड, वो तोमर दिल्ली तक शासन किया था उसने। उसके वंशज मानते हैं अपने आप को तमर या तोमर, या उन्हीं के आधार पे नाम। पाटन के आसपास का जो क्षेत्र है पूर्वी सीकर में, पाटन उन्होंने अपना एक कैपिटल बनाई थी पाटन, अनंगपाल तोमर ने। उस पाटन के आसपास के 300 गांव जो हैं ये पाटन यहां पे है नीम का थाना में। पूर्वी सीकर वाला जो ये इलाका है ऊपर से नीचे, इसको कहते हैं पाटन। और ये पाटन वाला जो इलाका है इसी को कहते हैं तोरावाटी। और ये तोरावाटी जो है ये शेखावाटी ब्रांचेस, शेखावाटी जो शाखा है उसके पूर्व में है। और अरावली अलवर की जो पहाड़ियां उसके पश्चिम में है। और ये समानांतर है अलवर की पहाड़ियों के। अलवर की पहाड़ियां यूं हैं, इसके समानांतर ही ये तोरावाटी की पहाड़ियां यहां यूं है, समानांतर है। अब अलवर की पहाड़ियां तोरावाटी के समानांतर। अलवर की पहाड़ियों में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है तो फॉर्मूला लिख लो। अलवर की पहाड़ियों का वहां पे एक भैरव नाम का था, भैरव नाम का शासक था। भैरव बी की लाली, बी की लाली, वहां बेटियों को क्या कहते हैं? लाला लाली, लाला बेटा, लाली बेटी। बी की लाली को ब्याह होनो चो। अलवर में भैरव नाम को एक शासक छो, बी की लाली को ब्याह होनो छो। बी के लिए सभा करो बाला, बाला कुण ओ फिल्माड़ो अक्षय कुमार जो बाला बाला शैतान का साला नाम ही देखो। तो उस बाला ने सभा की, तो इसमें सारी चोटियां आ गई किसकी? अलवर की। तो भैरव नाम का शासक बी की लाली के लिए, बी की लाली से ब्याह करवा के लिए सभा करो बालो या बाला, सभा की बाला ने। बी की लाली से ब्याह करवा के लिए सभा करो बालो या बाला। तो भैरव, भैराज ये सबसे ऊंची चोटी है, भैराज। अलवर पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है भैराज। अब ये भैरव ऐसा है कि ये स्वर्ग में रहता है लेकिन वहां भी मांस खाता है। तो उसके आसपास जो है हड्डियां नजर आती है स्वर्ग में भी। उसके रिहायश या उसके घर के आसपास वहां भी हड्डियां नजर आती है। तो भैराज तो 7 हेवन, HEAVEN, ये तो हो गया उच्चारण के अनुसार 7 हेवन। और बोन्स नजर आती हैं 92 मीटर। बोन्स यानी हड्डियां नजर आती हैं, बोन। ये पैबे था तो 9 का तो हो गया ब, और दैद है न, तो बोन हो गया। तो हेवन में भी वो जो भैरव जो जहां रहता है भैरव, वहां हेवन में भी बोन नजर आती है। तो ये 792 मीटर ऊंचा हो गया। कौन? भैराज पर्वत, भैराज पहाड़ी जो सबसे ऊंची पहाड़ी है अलवर की। तो भैरव शासक था, बी की लाली को ब्याह छो, बी के लिए सभा करो बालो। तो बी की लाली तो बिलाली, बी की लाली बिलाली। भैरव भैराज, बी की लाली बिलाली। बिलाली भी एक पहाड़ी है अलवर की।
सभा करो स, भा और बाला। सभा करो तो सैफ और सरिस्का, सैफ और सरिस्का पहाड़ी, सरिस्का में पहाड़ी भी है। भा, भा फोर भानगढ़, अजबगढ़ बानगढ़ वाला, भा फोर भानगढ़ और भानगढ़। ठीक है। सभा करो बालो, बालो या बाला तो बालागढ़। बालागढ़ क्या है? अलवर का जो किला है ना, वो जिस पहाड़ी पे है वो बालागढ़ है। वो पहाड़ी पे जो किला है वो बालागढ़ कहलाता है। उसी पहाड़ी के, उसी किले के नाम पे बालागढ़ की वो पहाड़ी है। तो भैरव, भैराज, भैराज सबसे ऊंची चोटी, भैराज, बिलाली, सरिस्का, भानगढ़, बालागढ़, ये हो गई अलवर की चोटियां। ऐसे ही जयपुर का फार्मूला है। जयपुर का फार्मूला क्या है कि ये मिटा दूं, जयपुर में बाबा बहुत है, कैपिटल है तो बाबा बहुत है यहां। तो बैराठ है, बाबा, बाबाई, खो, तो वहां खो गया, वहां खो जाता है, बड़ के नीचे बैठा बाबा। वहां जयपुर में तो बाबा खो गया तो एक बैरा, उसकी जीत हो गई, बैरे की। तो जयपुर में तो बैराठ, बैरा और बाबा, खो, बाबाई। जयपुर में खो जाता है, बड़ के नीचे बैठा बाबा, खो जाता है, बड़ के नीचे बैठा बाबा। बाबा लोग वहां बड़ के नीचे बैठते हैं। ये चौथ का बरवाड़ा, खो हो, खो क्या जाता है, ये सबसे ऊंची चोटी है। चौथ का बरवाड़ा बाबा, बाबा यानी बाबाई, बाबाई। जयपुर में खो जाता है, बड़ के नीचे बैठा बाबा। तो एक मनोहारी, मनोहारी यानी सुंदर, मनोहारी, मनोहारी से मनोहरपुर, तो मनोहारी बैरा, बैरे की जय हो जाती है, बैरे की, ये बैराठ, मनोहारी, बैरे की जय, जयगढ़, जय हो जाती है। तो उत्तर आता है नारे, या न हो सके नारे, नाहरगढ़। तो मनोहारी मनोहरपुर, बैरे बैराठ, बैरा वो जीत जाता है, जय हो जाती है जयगढ़, और नारे नाहरगढ़। ये सारी चोटियां हो गई जयपुर की। खो सबसे ऊंची चोटी है। तो खो का फार्मूला है, खो माइन में, माइन में सांप खो गया, माइन में सांप खो गया, या खो गया सांप माइन में। माइन 9, सांप 20, 920 मीटर। ठीक है। माइन में सांप खो गया तो खो, खो कह दो, खो कह दो। ये 920 मीटर है, जो सबसे ऊंची चोटी है जयपुरी पहाड़ियों की। ठीक है। जयपुर की पहाड़ियां ये है, अलवर की पहाड़ियां अपन ने करी ली। अच्छा, अब हम करें लवर, तो जयपुर वाला शेखावाटी हो गई, तोरावाटी हो गई, अलवर पहाड़ियां हो गई, जयपुर पहाड़ियां हो गई। ये हमारा उत्तरी पूर्वी पहाड़ी पूरी हो गई। अच्छा, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी में और कुछ रह रहा है, चोटियां हो गई, बाकी अपन ने बातें करी ली। अच्छा, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी के बाद आ जाते हैं मध्य पहाड़ियों में। मध्यवर्ती या मध्य अरावली, वो कौन सा, उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? उसमें मेनली तो अजमेर आता है। उसके अलावा मैंने बताया था कि ये, अच्छा एक और फार्मूला याद करो, सादे हैं। अरावली के पर्वत क्या हैं? सादे हैं। अब अपने को अरावली का उत्तरी पूर्वी छोर ध्यान है, दक्षिणी पश्चिमी छोर ध्यान है। उत्तरी पूर्वी छोर है खेतड़ी
या सिंघाड़ा। और दक्षिणी पश्चिमी जो छोर है वो याद है खेतड़ी से खेड़ ब्रह्म, ठीक है। बीच के दो छोर और हैं जिनके हिसाब से इसको उत्तरी पूर्वी, मध्य और दक्षिणी में बांट सकते हैं। बीच के वो दो छोर क्या हैं? सादे हैं। सादे सांभर बेसिन या सांभर गैप और देवगढ़। सादे अरावली के जो पार्टीशंस हैं वो सादे हैं। सादे यानी मतलब प्लेन हैं, ठीक है। सादे सांभर गैप, जो अरावली में सांभर गैप है, देवगढ़ तक, सांभर गैप से देवगढ़ तक मध्य अरावलियां हैं जो मेनली अजमेर में पड़ती हैं। और फिर सांभर से है तो पश्चिमी और पश्चिमी जयपुर भी आएगा इसमें, और पश्चिमी टोंक भी आएगा जिसमें मालपुरा, हाँ, टोडा, हाँ, और आपका वो बीसलपुर, ये सब आएगा, ठीक है। ये मध्य अरावली का पार्ट हो गया। मध्य अरावली में और हम क्या देखें, ये तो हो गया जिले, ये हो गया विस्तार। अब हम इसके बारे में और इसकी विशेषताएं अगर देखें तो अजमेर को मेरवाड़ा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऊंचाई कितनी है इसकी? औसत ऊंचाई तो इसकी 700 मीटर औसत ऊंचाई है। मैंने बताया था कि ये ऊंचा होता जाता है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ चलेंगे तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी। यहाँ 450 मीटर थी, यहाँ 700 मीटर है। 700 से याद रखो हेवन, सो दिस इज हेवन, अजमेर इज हेवन ऑफ अरावली। तो हेवन 700 मीटर की इसकी औसत ऊंचाई है। अच्छा, 700 मीटर की औसत ऊंचाई है तो कुछ पहाड़ियाँ 700 से ऊंची हैं, कुछ नीची हैं, वो हम सब अभी याद कर लेते हैं। उसका भी अपने पास फॉर्मूला है। तो हम ये बता दें कि ये जो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ हैं इनकी एक खासियत और है कि ये मारवाड़ के मैदान को पृथक करती हैं मेवाड़ के चट्टान से। देखो, मैदान भी आ गया, पहाड़ी भी आ गई, चट्टान भी आ गया, यानी पठार भी आ गया। तो मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के पठार से अलग कौन करती है? मेरवाड़ पहाड़ियां। ये देवगढ़ तक है, यहाँ देवगढ़ है, यहाँ देवगढ़ से सांभर बेसिन तक ये जो है ये मध्य अरावली है जिसमें मेनली अजमेर है। तो ये इनको दो, एक मैदान एक पठार, इन दोनों को अलग करती है। बीच में ये पहाड़ियां कौन सी? मेरवाड़ा पहाड़ियां। अच्छा, इसमें कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तो इसका फार्मूला लिख लो। मेरवाड़ा पहाड़ियां में सादे, सांभर, देवगढ़, सांभर गैप एंड देवगढ़। सांभर से देवगढ़ तक मध्य अरावली है। अच्छा, इसका फार्मूला गोरे ने मारा ताना, गोरे ने मारा ताना। आपको ध्यान हो तो एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल जो राजस्थान में हुआ करता था वो अजमेर में रहा करता था। 1832 से 1845 तक अजमेर ही हेडक्वार्टर था, ठीक है। यहाँ गोरे रहते थे, बाद में माउंट आबू हो गया था। तो इवन आपको ध्यान हो तो पैथिक लॉरेंस जो था, जो लॉरेंस नाम का एजीजी था, उसने अजमेर से ही आउवा में सेनाएं भेजी थी सहायता के लिए। तो अजमेर जो था वहाँ पे गोरे रहते थे। अजमेर हमेशा से सेंटर रहा है राजस्थान का, मुगल काल में भी सेंटर रहा है, अंग्रेजों के काल में भी सेंटर रहा है और सेंटर में पड़ता है, ठीक है। तो ये गोरों की सीट थी, गोरों का हेडक्वार्टर था। अब वहाँ के गोरे ने मारा ताना, वहाँ के गोरे ने मारा ताना, गोरे गोरमजी, गोरे गोरमजी, मारा महाराज जी, मारा महाराज जी, ताना ता फोर तारागढ़, और ना फोर नाग पहाड़, जहां से लूनी निकलती है, नाग पहाड़, ठीक है। तो गोरमजी कितना है ऊंचा? ये सबसे ऊंची चोटी है। ये माइन में मारा था, माइन में ताना मारा था उसने, गोरे ने। माइन में काम करता था हमारा कोई हिंदुस्तानी, उसको ताना मारा माइन में। तो माइन 9 और मारा मारा का मैं और रे, मैं 4 3
और रेफोर 4, यानी 934 मीटर ऊंचा है गोरमजी। ये सबसे ऊंची चोटी है मध्य अरावली की। कभी कभी तारागढ़ भी आ जाता है, तो वो यूं समझ लो कि अजमेर की सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़। पर अगर हमको मध्य अरावली की ऊंची चोटी पूछे तो वो है गोरमजी। उसके बाद है मारायजी, ये सिर्फ 1 मीटर कम है, गोरमजी से सिर्फ 1 मीटर कम है, तो ये 933 मीटर है मारायजी। तारागढ़, अब तारागढ़ का फॉर्मूला है, तारा कौन थी? कुंवर पृथ्वीराज की बीवी थी। कुंवर पृथ्वीराज कौन था? कुंवर पृथ्वीराज राजकुमार था सांगा का, ठीक है। अच्छा, उड़ना राजकुमार कहते थे उसे, बहुत ब्रेव था। उसने अजमेर तक जो है वो मेवाड़ में मिला लिया था और यहाँ पे अपनी पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़ बनाया था। तो तारा के मजे हैं, तारा के ठाठ हैं, 8 ठाठ हैं, क्योंकि कैश बहुत रहता था उसके पास। ठाठ कैश, कैश 7 0, क स स श, स स श ह, 8 ठाठ। ठाठ थे क्योंकि उसके पास कैश बहुत रहता था। कौन देता था साहब कैश? उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज लाता होगा, ठीक है। तो 870 मीटर ऊंचा है तारागढ़, कहीं कहीं 873 होता है, आप 870 एवरेज, ये ध्यान रखो। ये सबसे ऊंचा है अजमेर का तारागढ़। अच्छा, फिर है नाग पहाड़, इसकी भी ऊंचाई याद रखनी जरूरी है, क्योंकि नाग पहाड़ कहां से, नाग पहाड़ से क्या निकलती है? लूनी। तो नाग पहाड़, अब नाग अगर मान लो हेवन में रहे तो वहां भी बिल बनाएगा, ठीक है। शेषनाग वहां भी बिल में रहता है जैसे, तो 7 हेवन, तो नाग नाग पहाड़, तो नाग अगर हेवन में रहेगा तो HEAVEN, हेवन में तो 7, और बिल बना के रहेगा, हेवन में भी बिल बना के रहेगा। बिल ब और ल, ब फॉर पब 9, और ल ले तथ है, रे यज्ञ ले तथ है, ल क्या था? 5, तो 795 मीटर। तो नाग पहाड़ कितना है? 795 मीटर। इसी से लूनी नदी निकलती है। देखो, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो आपको मैं सलाह दूंगा कि आप सबसे पहले मेरा अवस्थिति विस्तार सीमाएं वाला जो पार्ट है वो देखें। उसमें मैंने बताया है कि कैसे संख्याओं को अक्षरों में बदलते हैं, कैसे उन्हें याद रखते हैं, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ मैं वो वापस से नहीं समझाऊंगा, आप लोगों को वहीं जाके समझना पड़ेगा। तो यहाँ और ये बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल वे में आपको संख्याएं याद हो जाएंगी, सन याद हो जाएंगे, हिस्ट्री के सब संख्याओं को याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये, आप वहां से देखें प्लीज। तो हेवन 7, बिल 995 9 और 5, 795 मीटर ऊंचा है नाग पहाड़। तो गोरे ने ताना मारा, गोरे ने मारा ताना, ये क्रम से हो गया। गोरमजी, महाराज जी और ताना, गोरे ने मारा ताना, ताफौर तारागढ़ और नाफौर नाग पहाड़, गोरे ने मारा ताना। ये हमारा हो गया इसकी चोटियां, ठीक है, मध्य अरावली की। मध्य अरावली हो गई। अच्छा, इसमें मध्य अरावली में दर्रे भी हैं, तो दर्रे का भी फार्मूला याद कर लो। दर्रे कौन से हैं इसमें? देखो, एक तो ऐसे याद करो इसे कि हेवन है, 7 हेवन अजमेर, वहाँ झील है, झील के किनारे एक पीपली है, और उस पीपली पे वहाँ नहाने वाले झील में कच्छे टांग देते हैं, तो कच्छे वाली पीपली है। तो झीलवाड़ा, झील के किनारे कच्छे वाली पीपली है, कच्छ वाली और पीपली, तो झीलवाड़ा, झील है वहां पे अजमेर के, अजमेर में जो अजमेर बेसिन है वहां पे झील है। कौन सी झील है? आना सागर, फाय सागर, ये झीलें हम करेंगे सब। तो झील है, झील के किनारे पीपली है,
और पीपली पे क्या टांग देते हैं, कच्छे, वहां नहाने वाले, तो कच्छे वाली, तो कच्छ वाली, कच्छे वाली पीपली है, पीपल का पेड़। ठीक है, अब पीपली तो है, लेकिन जो शिवजी हैं वो तो सुरा कहाँ पे पीते हैं, बड़ के नीचे, बड़ पर बैठ के पीते हैं। तो ब्यावली किया बा कच्छो तो उतार दी, झील में नाभा के लिए बा कच्छो तो उतार दी, पर बा ब्यावली किया, ब्यावर के 4 दर्रे, बा ब्यावली किया, कच्छो तो उतार दी पर ब्यावली किया, ब्यावली किया, ब्यावली मतलब बच्चा कैसे देगी, बच्चा कैसे होगा, पर बा ब्यावली किया। क्यों कौन बाबा, क्योंकि शिव तो बड़ पर बैठ और सुरा पीवे छे, शिव जो पिए छे ना सुरा, शिव भांग खाते हैं शिव जी, यहाँ हम उनको सुरा पिला रहे हैं, कोई बात नहीं, अन्यथा न लें कोई, अपने को सिर्फ याद रखने से मतलब होना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो पर शिव जो है वो बड़ पर बैठ सुरा पिए छे, तो शिवपुर घाट, ब्यावर में कौन कौन से दर्रे हैं, शिवपुर घाट पर ब्यावली किया, तो ब्यावर में कौन कौन से 4 दर्रे हैं। ये दर्रे अजमेर में, अजमेर मेरवाड़ा पहाड़ियों में हैं। ब्यावर में पर्टिकुलर 4 दर्रे हैं, वो कौन कौन से हैं, शिवपुर घाट, बड़, पर और सुरा। तो बर एक जगह है, आप ध्यान रखो, अजमेर के पास इधर अपन अब पाली में आते हैं तो बर आता है एक, तो ये बर जो है, बर के मिर्च बड़े बहुत फेमस हैं। तो बर एक क्या हो गया, नाल, इनको नाल भी कह देते हैं। नाल जो दर्रे होते हैं पहाड़ियों में, वो निचले स्थान जहां से आया जाया जा सकता है, उनको नाल कहते हैं। ठीक है, तो बर दूसरा दर्रा, और यह है परवेरिया, बड़ पर, परवेरिया, पर से याद आ जाएगा आपको परवेरिया। आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करना है, वैसे भी चीजों को तो आप सब कर सकते हो। बर परवेरिया, सुरा पियचा, सुरा घाट, सुरा घाट पर शिव तो बड़ पर पेट सुरा पियचा, तो वो भाई साहब ब्यावली किए बा, अगर कच्छो भी उतार दी, झील में नारी छे, पीपली आड़ा पर, पीपली पर कच्छो उतार टांग दी, पर बा ब्यावली किया, शिव तो बड़ पर बैठ सुरा पियो छे, तो पीपली पे कच्छो टांग में सुखाएं कौन बोलो, बड़ पर टांगू। ठीक, अच्छा, तो ये हमने कर लिए दर्रे, किसके, मध्य अरावली के। अच्छा, अब हमारा बचा सबसे उत्तम जो पार्ट है अरावली का, वो है दक्षिणी पार्ट, या दक्षिणी पश्चिमी कह लो उसे, और पर्टिकुलर हो जाओ तो। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी में क्या है, ये देखो, ये दक्षिणी पश्चिमी है, ये दक्षिणी पश्चिमी जो है ये पंजे के आकार का है। यहां मध्य में पतली हो गई है, संकरी हो गई है अरावली, और ये यहाँ पे, ये देखो, यहाँ फिर चौड़ी हो गई है, एक पंजे के आकार का है, हाथ का पंजा। ठीक है, अच्छा, इसका मैंने आपको बताया था कि इसके जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो तो कौन से हैं, मेनली राजसमंद, उदयपुर और सिरोही, मेनली तो ये हैं। लेकिन इसका प्रभाव आप देखोगे कहाँ कहाँ तक, इधर तो आप देखोगे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये पूरा उदयपुर संभाग पूरा, यहाँ तक कि भीलवाड़ा, अजमेर संभाग का भीलवाड़ा भी, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये सारा इसके प्रभाव क्षेत्र में आता है, इसकी शाखाएं यहाँ तक हैं। और सिरोही के इधर पश्चिम में चले जाओ तो जालौर से लेके और ये सिवाना, बालोतरा तक, यहाँ तक, और ये मलानी तक, मलानी ऑफ बाड़मेर, सिवाना ऑफ बाड़मेर और जालौर और सिरोही, ये सिरोही का ये यहाँ तक पश्चिम में चला जाता है। देखो ये यहाँ देखो, ये यहाँ ये पूरा भर गया, और ये पश्चिम में भी यहाँ तक आ जाता है। यहाँ जसवंतपुरा पहाड़ी है, जालौर, सिवाना ग्रेनाइट है, और रायोलाइट है मलानी के, तो ये पश्चिम में भी आगे तक चला जाता है। ठीक है, अच्छा, अब इसके भी 2 पार्ट हैं। अच्छा, पहले हम ये देख लें कि इसकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई 900 मीटर है। हमने देखा था ऊंचा होता जा रहा है,
450, 700, 900, 900 हो गया है। ये इस पूरे दक्षिण का है 900। इसमें भी ये जो आबू पर्वत खंड आएगा यहाँ पे, ये 1200 हो जाएगा, ये सबसे ऊंचा है। ठीक है। अच्छा, अब ये इसकी औसत ऊंचाई हो गई। ये कहां से कहां तक है? तो देवगढ़ से खेड़ब्रह्म तक। देवगढ़, ये राजसमंद का देवगढ़ उत्तरी राजसमंद में है, वहां से लेके खेड़ब्रह्म, गुजरात का खेड़ब्रह्म तक। ठीक है, यहां तक, मतलब कुल मिला के आबू रोड से भी नीचे चले जाओ, सीमा तक आ जाओ। हमारी सिरोही की सीमा और गुजरात की सीमा जहां लगती है, वहां तक इसका विस्तार है। ठीक है। अच्छा, अब ऊंचाई हो गई, विस्तार हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। अब इसके बारे में एक विशेषता, वो पंजे वाली मैंने बता दी। अच्छा, अब हम इसके पार्ट कर लेते हैं। पार्ट इसके दो हैं। एक तो है मेवाड़ का भोराट पठार, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या भोराट पठार, और दूसरा है आबू खंड प्रदेश। ठीक है। तो मेवाड़ में क्या है, मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है, याद करो। ठीक है। मेरा, मेरवाड़ा, मेरा वाला। ठीक है। लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मुझे मेवा भी खिलाता है और मेवा और आबू भी ले जाता है। तो मेरा मेरवाड़ा पहाड़ियाँ, और जो मुझे मेवा भी खिलाता है, मेरा लवर तो जयपुर वाला शेख है मेरा, जो मेवा भी खिलाता है और आबू भी ले जाता है। तो मेवा, मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश या भोराट पठार, और आबू भी ले जाता है तो आबू खंड प्रदेश। पहले हम करेंगे भोराट पठार या मेवाड़ का चट्टानी प्रदेश। ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है देखो, भोराट पठार का भी फार्मूला है। भोर हो गई कुंभा गो, भोर हो गई तो हम कहाँ जाते हैं? शौच के लिए जाते हैं। तो भोर हो गई कुंभा गो, कुंभलगढ़ और गोगुंदा। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में जो पठार है, कुंभलगढ़ राजसमंद में है, गोगुंदा उदयपुर में, इन दोनों के बीच में ये जो पठार है, इसको कहते हैं भोराट का पठार। इसकी ऊंचाई बहुत है, इसकी ऊंचाई 1225 मीटर ऊंचा है ये, जबकि कुंभलगढ़ खुद जो एक चोटी है वो 1224 ही है, इससे 1 मीटर नीची है, ये समझ लो। पर वो पृथक है, चोटी के रूप में है, पठार से अलग है, इसलिए वो एक चोटी है, ऊंची चोटी मानी जाती है कुंभलगढ़। ठीक है। अच्छा, भोराट पठार की और खूबी क्या है कि ये एक पामीर पठार की तरह एक संश्लिष्ट गांठ है। जैसे पामीर प्लेटू दक्षिणी एशिया में कई उससे पर्वतमालाएं निकलती है, उसी तरह भोराट पठार से भी कई पर्वतमालाएं या ब्रांचेज छोटी छोटी निकलती हैं। पामीर प्लेटू के कंपैरिजन में नहीं कि भाई हिमालय भी निकल गया, हाँ, और दूसरी तिब्बत वाला भी निकल गया, हिंदुकुश भी निकल गया, ऐसे उतना बड़ा नहीं है। ये संश्लिष्ट गांठ, ये एक छोटी मोटी संश्लिष्ट गांठ है भोराट पठार, जिससे विभिन्न दिशाओं में पर्वत पहाड़ियाँ निकलती हैं। अच्छा, भोराट पठार का अपन ने देख लिया। अच्छा, इसके अलावा इस हमारा जो भोराट पठार और मेवाड़ चट्टानी प्रदेश है, इसमें और क्या क्या है? तो पठार और भी हैं। देखो, इसी का प्रभाव यहाँ तक है, जयसमंद तक। जयसमंद क्या है? ये सारा, मतलब इसके जो दो पार्ट हैं वो हम यूं देखेंगे कि राजसमंद, उदयपुर, और ये इधर ईस्ट वाले जो हैं, पूर्व वाले, ये सारे तो हैं मतलब मेवाड़ चट्टानी प्रदेश, क्योंकि मेवाड़ है सारा। ठीक है। तो मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या भोराट पठार, ये पूर्व वाला तो सारा हम इस भाग में देखेंगे। और ये पश्चिम वाला, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, ये पश्चिम वाला जो है, ये हम किस में करेंगे? ये पश्चिम वाला ये हम मानेंगे आबू खंड प्रदेश में। ठीक है। अब पहले इसमें भोराट पठार हो गया। एक पठार, 2-3 पठार हैं इसमें। एक पठार ये जयसमंद है। जयसमंद झील के चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं, 800 मीटर ऊंची पहाड़ियां हैं। जयसमंद झील की पहाड़ियां और आगे जाएं तो प्रतापगढ़ तक पहुंच जाती हैं। इसके पूर्व में, जयसमंद के पूर्व में एक कटा फटा और विच्छेदित पठार, कटा फटा और विच्छेदित पठार, नदियों के द्वारा कटा फटा और विच्छेदित पठार है, जिसको क्या कहते हैं? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया नाम की एक जगह है, उसी के नाम पे इसको लसाड़िया का पठार कहते हैं। ठीक है। एक है ऊपरमाल का पठार। ऊपरमाल का पठार भी भैंसरोडगढ़ और बिजोलिया के बीच में। भैंसरोडगढ़ कहाँ का? ये चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़, चित्तौड़ का भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़े के बिजौलिया तक। बिजौलिया यहाँ पे होगा, देखो ये रहा बिजौलिया, मतलब साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ भीलवाड़ा इस बिजौलिया। तो भैंसरोडगढ़ से, ये भैंसरोडगढ़ यहाँ पे है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य भी है, ये रहा। भैंसरोडगढ़ से बिजौलिया तक जो पठार है उसको ऊपरमाल कहते हैं। रियासती काल में ये ऊपरमाल कहलाता था, आज भी ऊपरमाल ही कह सकते हो। माल का मतलब पठार से है।
ठीक है। अच्छा, और एक है पोतवार पठार, अपन ने नहीं किया था, विशेषताओं में किया था। वो उत्तर पूर्वी जो एक्सटेंट है अरावली का, उत्तरी पूर्वी भाग में पोतवार पठार है। ठीक है, यहां हम देखें तो 3 तो पठार हो गए। इसके अलावा उदयपुर के आसपास की जो पहाड़ियां हैं वो तश्तरी नुमा हैं। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ तश्तरी नुमा जो कटक हैं, जो पहाड़ियां हैं, उन्हें कहते हैं गिरवा। गिरवा यानी पहाड़ियों की मेखला या श्रृंखला। ठीक है। उदयपुर के जो दक्षिण पश्चिम में जो इलाका है जहां पे जनजातियां ज्यादा रहती है ना, उसको कहते हैं मगरा। तो गिरवा और मगरा उदयपुर की हो गई पहाड़ियां। अच्छा, पठार हो गए। ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, ये यहां तक मतलब आबू खंड प्रदेश जो है वो आबू और सिरोही, पश्चिमी सिरोही में है। पूर्वी सिरोही जो है वो भी इसी मेवाड़ चट्टानी प्रदेश का पार्ट है। और पूर्वी सिरोही में जो पश्चिमी ढाल है, पूर्वी सिरोही में जो पश्चिमी पहाड़ियां हैं, वो पश्चिमी ढाल उनका बहुत स्टीप है, यानी बहुत ज़्यादा स्टीप है, यानी ढाल ज़्यादा है और ऊबड़ खाबड़ है। तो उस ज़्यादा ढाल को और ऊबड़ खाबड़ वाली जो कटक हैं, जो पहाड़ियां हैं, उनको कहते हैं भाकर। है ना। मतलब भागोगे क्या, वहां तो गिर जाओगे आप, इतना स्टीप स्लोप है। और एक भाकर यहां भी आएगा, जालौर में भी भाकर हैं, है ना। वो भाकर किसका पार्ट होंगे? वो भाकर होंगे इस आबू खंड प्रदेश का पार्ट मानेंगे। और ये जो भाकर है, पूर्वी सिरोही वाला जो भाकर है, ये मेवाड़ चट्टानी प्रदेश का पार्ट माना जाएगा। ठीक है। अच्छा, भाकर हो गया। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है जरगा। मैंने बताया था उसका फार्मूला, जरा में आप मठ नहीं मार सकते, मठ यानी मुठ यानी नहीं मार सकते, उदय ही नहीं होता उसका, किसका, जो आप जानते हो। ठीक है। तो उदयपुर में है जरगा पहाड़ियाँ। का है उदयपुर, राजसमंद पहाड़ियों में उदयपुर में है जरगा पहाड़ियाँ। उसका फार्मूला चलो बता देता हूँ। जरगा सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे ऊंची पहाड़ी, तो जरगा से जरा यानी बुढ़ापा। बुढ़ापे में इसके लिए आप ये भी नहीं कर सकते, मठ नहीं मार सकते। 3 4 1 4 ठ, मन नहीं भरा 3 और ठ डेढ़ ठ, तो मठ, या आप ये क्या यही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उदय नहीं होता, जो आइटम चाहिए उसके लिए उसका उदय नहीं होता, खड़ा ही नहीं होता। तो उदयपुर। ठीक है। तो जरगा कहाँ है? उदयपुर में है। और ये उसकी ऊंचाई है 1431 मीटर। 1431 मीटर। ये सबसे ऊंची पहाड़ी है किसकी? आबू खंड प्रदेश की नहीं, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश की। ठीक है। उसमें 2 पार्ट हैं, आबू खंड प्रदेश और मेवाड़ चट्टानी प्रदेश। दक्षिणी या दक्षिणी पश्चिमी अरावली क्षेत्र की 2 पार्ट हैं। उनमें से जो ऊपर वाला उत्तरी पूर्वी या कह दें मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या भूराट पठार, उसकी सबसे ऊंची चोटी है जरगा। अब हम करते हैं आबू खंड प्रदेश। आबू खंड प्रदेश देखो, इसकी ऊंचाई एक तो सबसे ऊंची है, 1200 मीटर इसकी ऊंचाई है एवरेज, यानी काफी ऊंचा है ये। ठीक है। आबू खंड जो है वो एक पठार है बेसिकली, और उसके चारों तरफ पहाड़ियां हैं। आबू खंड जो है वो 19 किलोमीटर तो लंबा है और 8 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसका फार्मूला है 19 परख लो, उसके तो ठाठ हैं। 19 किमी, 19 का मतलब परख नली, टेस्ट ट्यूब, ये मैंने बताया था आपको। तो परख लो आप, कितना ही परखो, उसके तो ठाठ हैं। किसके? 8 ठाठ। किसके ठाठ हैं? आबू खंड के। कितना ही परखो, उसके तो ठाठ हैं। किसके? तो 19 किमी तो लंबा और 8 किमी चौड़ा। ठीक है। कौन? आबू खंड प्रदेश, वो आबू एक पठार है। इसके उत्तर में जो है सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो 1722 मीटर है। दादा है वो 17, 22,
दादा, दादा, 2 4 द, 2 4 द, तो दादा है। मात्राएं हम हमारे हिसाब से लगा देते हैं, संख्याओं के अनुसार अक्षर हैं द और द, तो दादा सबसे ऊंचा है, दादा है। किनका? पहाड़ियों का। कौन? शिखरों का। कौन? गुरु शिखर। गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा। किसने? कर्नल टॉड ने। इसलिए कहा क्योंकि वो एकाकी था, सुनसान था, ठीक है, उसकी शांति की वजह से संतों का शिखर कहा। उसी को गुरु माथा भी कह देते हैं। जैसे सागर माथा है ना, एवरेस्ट को सागर मत्था भी कहते हैं, वैसे ही इसको गुरु मत्था या गुरु माथा भी कह देते हैं। अच्छा, आबू खंड प्रदेश जो है ये सबसे ऊंचा पार्ट हो गया, ठीक है। और कहाँ है? आबू, सिरोही में भी, आबू में, ठीक है, सिर्फ आबू में। उसके चारों तरफ ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं। गुरु शिखर के बारे में हमने बात कर ली। गुरु शिखर के अलावा यहाँ एक पठार है, उड़िया पठार, वो बहुत ऊंचा है। उड़िया पठार वो 160 मीटर ऊंचा है। आबू खंड प्रदेश से भी 160 मीटर यानी 1360 मीटर ऊंचा हो गया। कौन सा पठार? उड़िया पठार। देखो पठारों का भी फॉर्मूला याद कर लो। सबसे ऊंचा मतलब टॉप 3 कौन से हैं, तो उसका फॉर्मूला है उड़ भोर हो गई अब, ऊर्जा भोर हो गई अब, ऊर्जा भोर हो गई अब। तो उड़िया पठार 1360 मीटर। भोराट हमने देखा इसको, कुंभलगढ़ से गोगुंदा, भोर हो गई कुंभा गो, तो भोराट 1225 मीटर। और आबू पर्वत खंड हमने देखा ये 1200 मीटर। आबू, भोराट, आबू, ये पठार, ठीक है, ये टॉप 3 हो गए पठार, ठीक है। तो इनका भी फॉर्मूला है ऊर्जा भोर हो गई अब, या उभव। संस्कृत में देखो तो उ भौ यानी दोनों। उभव आबू से ऊंचे हैं। उभव उड़िया और भोराट, उड़िया और भोराट दोनों आबू से ऊंचे हैं। इतने ऊंचे भी पठार हैं कि आबू खंड प्रदेश आबू के पठार से भी ऊंचे हैं, ठीक है। उभव यानी संस्कृत, हमें जो लैंग्वेज आती है सारी यूज करनी है फॉर्मूले बनाने के लिए, हमें याद करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो ये पठार हो गए, ठीक है। तो उड़िया का पठार जो है वो, उड़िया का पठार कहां पे है? आबू खंड प्रदेश में है, ठीक है। अच्छा, अब अपन देखें कि पठार हमने कर लिया। अच्छा, वो मतलब यहाँ आबू खंड प्रदेश की बात कर रहे थे, तो सबसे ऊंची चोटी कर ली, गुरु शिखर आ गया, भोराट पठार आ गया। अब इसके इधर पश्चिम में खिसकते हैं अपन। तो पश्चिम में देखो, इसके पश्चिम में चलेंगे तो सिरोही, आबू सिरोही पहाड़ियां हैं, सिरोही की पश्चिमी पहाड़ियां, ठीक है। फिर इसके बाद और पश्चिम में चलेंगे तो जसवंतपुरा पहाड़ियां आ जाएंगी। जसवंतपुरा पहाड़ियां कहाँ है? जालौर में है जसवंतपुरा। उसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोरा पर्वत, ठीक है। तो डोरा डालता है, जसवंत हो जाता है ताकि ठाठ हो जाए, 69 पोजीशन उसे मिल जाए। डोरे डालता है, डोरे डालता है, डोरे लड़कियों पे डोरे डालता है, लेकिन काम नहीं चला। फिर उसने जस बढ़ाया अपना और जसवंत हो गया। जस बढ़ाया अपना, यश बढ़ाया अच्छे अच्छे काम करके, तो जसवंत, जस वाला जसवंत हो गया। तो उसके ठाठ हो गए 8 और 69 पोजीशन उसको मिल गई, ठीक है, लड़की के साथ। तो 869 मीटर ऊंचा है डोरा पर्वत। कहाँ पे है? जसवंत की पहाड़ियों में है। कहाँ पे है? जालौर में। तो जसवंत की पहाड़ियाँ हो गई। फिर इसके बाद जालौर में ही जालौर सिवाना ग्रेनाइट है। जालौर से लेकर सिवाना तक 56 की पहाड़ियाँ हैं, 56 पहाड़ियाँ हैं जो गुंबदाकार हैं, ग्रेनाइट की बनी हुई हैं अधिकांश, इसलिए उन्हें जालौर सिवाना ग्रेनाइट कहते हैं। वहीं पे नाकोड़ा पर्वत है। नाकोड़ा जगह में ही, उसको मेवानगर उसका गांव, उस जगह का नाम है। और वहाँ पे पार्श्वनाथ, जैनियों का पार्श्वनाथ मंदिर है।
और उसे भैरव भी कह देते हैं। तो नाकोड़ा भैरव, नाकोड़ा पारसनाथ, ये वहाँ का फेमस मंदिर या तीर्थ स्थल है। कहाँ है? सिवाना, जालौर, ग्रेनाइट, यानी नाकोड़ा एक जगह है, मेवानगर, ठीक है। ये देखो जालौर से सिवाना तक है इनका विस्तार, ठीक है। जालौर में जसवंतपुरा आ गया, जालौर सिवाना ग्रेनाइट आ गया। अच्छा, अब इसके और ऊपर चलें, ठीक है, तो वहाँ पे आपको जालौर सिवाना ग्रेनाइट आ गया, बालोतरा तक भी पहाड़ियाँ मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके ईस्ट में चलें, यहाँ साउथ वेस्ट में चलें तो यहाँ पे मलानी रायोलाइट है, मलानी रायोलाइट। अच्छा, जालौर में एक और छूट गया, भाखर छूट गए जालौर के भाखर जो हैं वो अलग हैं सिरोही के भाखरों से, है तो वही तीव्र ढाल वाले, उबड़ खाबड़ कटक, लेकिन जालौर का जो भाखर है वो पार्ट है आबूखंड प्रदेश का मानेंगे, जबकि जो सिरोही का भाखर है उसको पार्ट मानेंगे किसका? इस वाले का, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश का। अच्छा, जालौर में भाखर है, 3 भाखर हैं, उसका फार्मूला याद कर लो कि असरानी फिल्मों वाला, असरानी भाग कर उसको लेटरिन तेज आ रही थी तो भाग कर असरानी इस झाड़ी में आता था, जब लेटरिन तेज लगती थी। एक बार उस पे जाल फेंका और उसको पकड़ लिया, ठीक है। तो असरानी इसराना भाकर, ठीक है। झाड़ोल भाकर, ठीक है। और इससे भी एक भाकर आता है, इसरार भाकर है, इसरार भाकर इससे हो गया। तो असरानी भाकर इस झाड़ी में आता था, इसरा भाकर, और उसको जाल में पकड़ लिया। तो ये भाकर 3 भाकर हैं, झारोला कह दो, ये जालौर में है, ठीक है। अच्छा, भाकर असरानी इस झाड़ी में आता था, एक बार जाल डाल के उसको पकड़ लिया गया। ये भाकर हो गए जालौर के। तो पश्चिम में चलें, सबसे पहले आएगा, मतलब आबूखंड प्रदेश के पश्चिम में चलें तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले तो आएगा सिरोही, आबू और सिरोही पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद जालौर का जसवंतपुरा पहाड़ियाँ आ जाएंगे, फिर जालौर का ही भाखर आ जाएंगे तीनों, ठीक है। झाड़ोल भाकर, इसरार भाकर और झरना भाकर इस झाड़ी में आता था। 3 भाकर हैं, आप देख लीजिएगा। और ये भाकर जालौर के हैं। फिर इसके जालौर सिवाना ग्रेनाइट है, और फिर है रायोलाइट, मलानी का रायोलाइट, मालतो ओरियो, मलानी का रायोलाइट पहाड़ियाँ। ये सब गुंबदाकार हैं, मलानी रायोलाइट और जालौर सिवाना का ग्रेनाइट, इसलिए इनको इंसलबर्ग भी कह देते हैं, गुंबदाकार पहाड़ियाँ हैं। इवन आबू भी गुंबदाकार है, वहाँ पे गुंबदाकार करने की जो प्रक्रिया है प्रकृति की, वो क्रियाशील है, वो भी गुंबदाकार है, ठीक है। ये हमने यहाँ से पश्चिम तक की इसकी पहाड़ियाँ कर ली। अब इसमें दक्षिणी पश्चिमी और आबूखंड प्रदेश में अब कुछ बचा नहीं बचा। अब हम कर लेते हैं टॉप, मतलब 1000 मीटर से ऊंची, RS वगैरह में आ जाता है, हो सकता है दूसरी किसी कंपटीशन में भी आ जाए। हमें 1000 मीटर से ऊंची सारी की सारी, हमारे पास फार्मूले तो हैं, सारी की सारी जो चोटियां हैं उनको फार्मूले से याद कर लेना है 1000 मीटर से ऊंची की। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो याद कर लेनी है। तो फार्मूला लिखो, गुरु शेर दिल है, गुरु शेर दिल है, शेर नहीं शेर दिल है, गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है, गुरु शेर दिल है, गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है, गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है, मेरे अब्बू
अब्बू यानी पिताजी। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है मेरे अब्बू, फारसी से आ गया ये शब्द। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है मेरे अब्बू, गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है मेरे अब्बू, जबकि कुंभा रोगी है। पर उससे पहले एक और पहाड़ी मैंने देखी और वो है धुलाई से बनता है वो, और धवना धोबी से बनता है। तो वो कुंभा की धुनाई की, कुंभा की धुनाई की, ठीक है, क्योंकि वो रोगी था। कुंभा की धुनाई की क्योंकि वो रोगी था। जबकि ऋषि कपूर का चेहरा कमल की तरह खिला था, कमल की तरह खिला हुआ था। देखो गुरु शिखर 1722 कैसे? दादा है, द गुरु शिखर दादा है। 17 ये ऐसे याद रखना है, सबसे ऊंचा इतना ही है, और 22 दादा। शेर शेर शेर, अब ये 1600 समथिंग कुछ नहीं है, 1500 से चालू होता है। और शेर कब हो जाता है? हम जब बैंक में पैसा आ जाता है, बैंक 97 बैंक, बैंक जब बैंक में पैसा आ गया तो हम शेर हो जाते हैं। 97 पब और क ख ग घ। और गुरु शेर दिल, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा की ऊंचाई कितनी होगी? 15 के बाद 14। दिल कब ठीक रहता है? जब हम रनिंग करते हैं, रन, तो र और न, र न, जब हम रन करते हैं तो ये हार्ट है 14, ये दिल हमारा अच्छा रहता है, रन। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा, जरगा, जरगा का मैंने बताया, जरा में क्या होता है आपका, उसके लिए क्या खड़ा होगा? आप मुट्ठी नहीं मार सकते, तो म और ट ठ, तो एक, आप यही नहीं कर सकते, इतना मीटर, ठीक है। ये सारी ऊंचाई हो गई इनकी। गुरु शेर दिल है इसलिए जरा अचल है। अचल आप देखो, फिशरमैन जो होता है वो ठंड में भी अचल रहता है, खड़ा रहता है, क्योंकि वो फिश खाता है। तो 14 के बाद 2 14 की हैं, 16 की नहीं है। अब 13 पे आ जाओ। 13 और फिश खाता है इसलिए अचल रहता है, फिश, फव और शह। अच्छा, मेरे आबू में मैं एक बार गया तो मैंने क्या देखा कि बारहसिंगा भी बिल से निकल रहा है। ओहो, आबू का अभयारण्य ऐसा अजीब सा था कि अजीब सा है इसलिए याद रह जाएगा। आबू में मैंने देखा कि बारहसिंगा बिल से निकल रहा है, बिल 1295। आप याद रखो, एक बिल से एक नाग भी निकल रहा था हेवन में, तो 795 नाग पहाड़, ठीक है। ऐसे याद आना चाहिए। जैसे कैश, तारा के पास कैश बहुत था, और भारत और पाकिस्तान की सीमा, वहाँ भी क्रिकेटरों को कैश मिलता है, ठीक है। तो वहाँ भी कैश आ गया था 10-70, ठीक है, क्रिकेट और कैश। यहाँ पे बिल, बारहसिंगा बिल से निकला, ब और ल, पब और ले तथ है, ठीक है। अब्बू हो गया 1295 आबू। अच्छा, जबकि कुंभलगढ़, कुंभा को क्या है, बुढ़ापे में उन्माद रोग हो गया था, और रोग के कारण वो 12 दूना 24 करना भी भूल गया। तो 12 गुणा 2 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24 वो नहीं कर सका, तो 1224 मीटर। और ये धुनाई हो गई क्योंकि वो रोगी था। अब धुनाई मतलब ये है, इसका एक्चुअल नेम है धवनापुर या इसी तरह कुछ है। तो वो धुनाई से याद करो। और धुनाई कहाँ हुई? ट्विन टावर्स के फोम पर हुई। ट्विन टावर्स हैं WTC वाले, उनके फोम
फोम यानी गद्दे पे, गद्दे पे ले जाके धुना उसे, भाई राजा था इसलिए गद्दे पे ले जाके धुना। फोम, फ और मन नहीं भरा, 3 का मैं, ठीक है। और क्योंकि वो रोगी था, रोगी, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़। अब रोगी, रोग का था, क्रिकेट की लत थी उसे, क्रिकेट की लत, लत, लत लेते थे, क्रिकेट, क्रिकेट की लत थी उसे, ये रोग था उसे। जबकि ऋषि कपूर, ऋषि कपूर अभी रिसेंटली मरा है, तो वो उसकी जो आत्मा है वो डोर खोल के उड़ गई। अपन ने याद रखो, अपन ने देखा था कि डोर खोल के कौवा उड़ गया था, कौवा उड़ गया था डोर खोल के, ठीक है। तो ये अपन ने किस में किया था, जब अपन ने राजस्थान का डिग्रीज देखी थी, अक्षांश देशांतर, तो 68-30 से 78-17 देखा था। तो 78-17 जो था उसमें हमने क्या किया था, 78 मिनट 17 सेकंड में क्या किया था कि ये कौवा, कौवा और ये डोर, 17 क्या है, डोर, डोर खोल के उड़ गया था। जब उसने 69 पोजीशन में देखा था माउसेस को, माउसेस कहाँ के थे, थाईलैंड के थे, ठीक है। तो उनके 12-12 वो थे, ठीक है। अच्छा, तो ऋषि कपूर जो है उसकी आत्मा डोर खोल के उड़ गई, ठीक है। और ये 10, मतलब 10 से ऊपर वाले ही बचे हैं अब, 1000 से ऊपर, 1000 मीटर से ऊपर वाले हम शिखर ले रहे हैं। तो ये 10-17, 10-55 चालू हो गया, तो 10-17 रह गया। और फिर ये 1000 से सिर्फ 1 मीटर ऊंचा है, कमलनाथ, कमलनाथ पहाड़ी, ठीक है। ऋषि कपूर का चेहरा कमल की तरह खिला हुआ है। तो ये हमने सारे 1000 मीटर से ऊपर वाली पहाड़ियाँ, शिखर जो हैं वो कर लिए, ठीक है। इनको आप जो है संख्याओं को याद करने का तरीका सीखो और फिर आराम से 2-3 बार रिवीजन करो, हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कुछ शिखर हैं, उनको, उनके भी हम याद कर लेते हैं ऊंचाई। जैसे अपन देखें, कुंभा घो भोर हो गई, गोगुंदा, तो भोर हो गई कुंभा गो, गोगुंदा, गोगुंदा में क्या हुआ था, गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था सबसे पहले, और गोगुंदा में ही उदय सिंह सेकंड को जलाया गया था, या कहें उसका अंतिम संस्कार हुआ था, और वहीं पे महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। और उसने, उदय सिंह सेकंड ने न सिर्फ वो कायर रहा, बल्कि उसने अपनी बीवी के प्रभाव में आकर महाराणा प्रताप के ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी जगमाल को राजा, राजकुमार बनाया और राजा घोषित किया अपने बाद। तो उस जगमाल के स्थान पर महाराणा प्रताप को गोगुंदा में ही राज्याभिषेक कराया गया था। तो रूस गया महाराणा प्रताप, रूस, और ठाठ हो गए उसके, रूस गया तो उसके ठाठ हो गए। हालांकि वो रूसा नहीं था, उसको उसके नाना वगैरह जो थे, उसके पक्ष वाले जो राजा थे, उन्होंने शासक बनने में सहायता की थी, खुद नहीं रूसा था, गंभीर प्रवृत्ति का था। तो लेकिन हमें यूं ध्यान रखना है कि ठाठ कब हुए उसके, जब वो रूस गया। र और से, रूस से है 840, ठीक है, क्योंकि वो रूस गया। र और से 840 मीटर गोगुंदा हो गया। अच्छा, ठाठ हो गए उसके 8, ठाठ कब हुए, राजा कब बना, जब वो रूस गया। ये हो गया गोगुंदा। अब है कुंभा गो, अब है सज्जनगढ़। उदयपुर की ही पहाड़ियाँ कर लें अपन पहले, इसी दक्षिणी पार्ट की पहाड़ियाँ कर लें जो इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, सज्जनगढ़ जो है उसके बारे में कहा जाता है कि वो सेक्स के मामले में बड़ा पर्टिकुलर था, उसका जो आइटम था वो बहुत बड़ा था। आप कभी सज्जनगढ़ जाएंगे तो वहाँ गाइड आपको ये सारी बात बताएंगे। तो सज्जनगढ़ ने सायरा बानों के साथ लीला की, सज्जनगढ़ ने सायरा बानों के साथ लीला की, अपना नाक घुसेड़ा और पानी निकाल दिया, ठीक है। तो सज्जनगढ़, सज्जन सिंह ने सायरा बानों के साथ लीला की, सायरा बानों के साथ लीला की, और अपना नाग घुसेड़ के उसका पानी निकाल दिया, ठीक है। सज्जनगढ़। अब वो सज्जन काम तो कर नहीं रहा था, सज्जन ही काम था, सभी करते हैं,
तो सज्जनगढ़ उसके उसकी क्या है, मूवी बन गई, माइन में मूवी बन गई, 9 मूवी, व किसी ने मूवी बना ली उसकी, ब्लू मूवी बना ली। माइन में कर रहा था काम, माइन, लेकिन किसी ने मूवी बना ली सज्जन सिंह की, ठीक है। अच्छा, सायरा बानो, सायरा भी माइन में ही थी, उसके साथ, सायरा के साथ ही तो काम कर रहा था, तो माइन में थी तो 900 मीटर, ठीक है, 938 मीटर सज्जन सिंह और सायरा बानो 900 मीटर, ठीक है। लीलागढ़, लीलागढ़, सज्जनगढ़, ये लीलागढ़, ठीक है। इसकी ऊंचाई को याद करने की जरूरत नहीं है। नागपानी, नाग घुसेड़ा पानी निकाल दिया, नागपानी, ये एक और चोटी है, ये भी एक चोटी है। कहाँ की हैं ये चोटियाँ? ये सब जो साउथ या दक्षिणी पश्चिमी, इन पर्टिकुलर दक्षिणी पश्चिमी अरावली प्रदेश की ये चोटियाँ हैं, ठीक है। कुंभलगढ़ अपन कर ही चुके हैं। और अब अपन भाकर कर लें, इसराना भाकर और झाड़ौल भाकर, भाग कर आया, ये अपन कर ही चुके हैं, जालौर वाली भाकर तीनों। अब अपना और क्या बचा है इस वाले इलाके में, और कौन सी चोटी बच गई? अपन ने नागपानी देखा, नाग पहाड़ देखा अपन ने, है ना, वहाँ भी नाग था, वो नाग हेवन में बिल बना के रहता था। और यहाँ नाग का पानी निकाला किसने? सज्जनगढ़ ने। तो नाग पानी कहाँ है? सज्जनगढ़ जिधर है। सज्जनगढ़ कहाँ है? उदयपुर में है, तो ये भी दक्षिणी पश्चिमी अरावली में ही है, ठीक है। अच्छा, और हम और कौन से पहाड़ी शिखर इसमें कर सकते हैं? 1000 से ऊपर वाले कर लिए, ये कर लिए, सिरोही में और कोई हैं? चलिए अभी इतना ही करते हैं। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट जो और पहाड़ियाँ हैं वो अपन कर लेते हैं इसके साथ। जैसे बीजासन पहाड़ी कहाँ है? तो बीजों से सन दिया, मांडना मांड दिया, बीज क्या होते हैं? वीर्य। तो बीजासन माता है, माता का मंदिर है इस बीजासन पहाड़ी पे, और बीजों से मांडना मांड दिया, भीलवाड़ा वाली लड़की के बीजों से, अपने बीजों से मांडना मांड दिया। तो मांडलगढ़ कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो बीजासन कहाँ है? मांडलगढ़। मांडना मांड दिया उसके अपने बीजों से, ठीक है, उसके ऊपर जयराम जी की। तो बीजों से सन दिया, बीजों से सन दिया यानी भांड दिया, मांडना मांड दिया, मांडने मांडते हैं ना राजस्थानी में, मांडना मांड दिया, मांडना मांड दिया, मांडलगढ़। बीजासन पहाड़ी कहाँ है? मांडलगढ़ में। ऐसे ही एक सुंडा माता है, तो सुंडा माता कहाँ है पहाड़ी? सुंडा माता कहाँ है? भीनमाल। सुंडा पहाड़ी, यहाँ पे सुंडा माता का मंदिर है। और भीनमाल, सूंड से भिन करने वाले मक्खियों को भगाया, ठीक है। सुंडा माता, सुंडा पहाड़ी भीनमाल में है। भीनमाल कहाँ है? जालौर में है। भीनमाल कहाँ है? जालौर में है, ठीक है। भिन करने वाले मक्खियों को सूंड से उड़ाया, वहाँ सुंडा माता मंदिर भी है। यहीं पे राजस्थान का पहला रोपवे है। रोपवे समझते हो, है ना, रोपवे आप सब समझते होंगे। अच्छा, और बीजासन हो गया, सुंडा हो गया, ये माताओं के मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर, हर्षद माता मंदिर, अर्बुदा माता मंदिर। अच्छा, अपन ने वो जो आबू खंड प्रदेश है उसमें उसके जो मेन क्या कहते हैं पर्यटन क्षेत्र, वो भी आप बता सकते हो कि आबू में वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, जहाँ कहा जाता है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई, वशिष्ठ ने की। अच्छा, गौतम ऋषि का आश्रम, टॉड रॉक, नन रॉक, अर्बुदा देवी का मंदिर। तो आश्रम हो गए 2, मंदिर हो गया अर्बुदा देवी का मंदिर। नक्की झील, टॉड रॉक, नन रॉक, ये वहाँ पे माउंट आबू में हैं ही। और इसके अलावा आप आबू में क्या बता सकते हो? अभयारण्य है आबू का, ठीक है, मंदिर हो गए। और एक वहाँ सन पॉइंट है, जहाँ से सन उदित होता हुआ अच्छा लगता है। वहीं लव पॉइंट है,
तो ऐसे याद कर लो सन पॉइंट लव पॉइंट को कि कयामत से कयामत मूवी में आमिर खान की सन पॉइंट पे ही दौड़ते हुए फोटोज़ खींची थी जूही चावला ने, तो उसको लव हो गया था वहाँ, तो सन पॉइंट लव पॉइंट। तो इस तरह से एक चीज़ एक को दूसरे से कनेक्ट करके जोड़ के और याद जो आपने को पहले से है उन बातों से जोड़ के चीज़ों को याद रखा जा सकता है। अच्छा, अब हम पहाड़ियाँ तो कर ही रहे, शिखर कर रहे थे, शिखर हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं। अब हम दूसरी पहाड़ियाँ कर रहे थे। अब जैसे मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ जो है वो झालरापाटन, कोटा से झालरापाटन तक है। ठीक है, कोटा से झालरापाटन झालावाड़, वो मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं जिनमें स्लोप दक्षिण से उत्तर की है, उत्तर की ओर है, और इसीलिए देख लीजिए चंबल वहाँ से निकलती है तो उत्तर से दक्षिण की ओर ही, दक्षिण से उत्तर की ओर ही बहती है। ठीक है। अच्छा, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, डोरा पर्वत हो गया। मुकुंदवाड़ा की तरह ही है पीडमोंट पठार होते हैं, पहाड़ भी होते हैं। तो पीडमोंट पहाड़ियाँ कौन सी हैं? पीडमोंट का मैदान किसको कहा जाता है? तो देवगढ़ के नज़दीक, देवगढ़ हमने देखा था राजसमंद के उत्तर में है, तो उत्तरी राजसमंद में देवगढ़ के नज़दीक जो निर्जन पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे जनसंख्या नहीं है, वहाँ की पहाड़ियों के जो शिखर हैं वो टीलेनुमा हैं, है ना। तो इस वजह से वो मैदान से लगते हैं, तो उनको पीडमोंट मैदान कह देते हैं। ठीक है। बीजासण माता हो गई, मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ हो गई, और इसी तरह के और कुछ विशिष्ट पहाड़ी पठार वगैरह जो हैं, पोतवार पठार हमने कर ही लिया, वो आप देख सकते हो, बुक से भी देख सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद करते हैं इसका महत्व, अरावली का महत्व। अरावली का बहुत महत्व है। देखो 9 महत्व हैं इसके, वो आप ऐसे पॉइंटों में याद कर लो। देखो 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में बांटता है। पहला 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में, तो भौगोलिक क्षेत्रों में बांटता है। 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र कौन से? एक तो भौगोलिक क्षेत्र 2 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटता है। एक तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र और पूर्वी मैदानी क्षेत्र या थोड़ा बारिश वाला, पश्चिमी मरुस्थलीय कम बारिश वाला, 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में बांट दिया। फिर ये जो पश्चिम वाला मरुस्थल है, इसको ईस्ट में आने से इसके पूरी प्रसार को रोकता है। जहाँ जहाँ गैप है वहाँ वहाँ प्रसार होता जा रहा है। ठीक है, जैसे सांबर गैप है वहाँ आगे प्रसार हो रहा है, पुष्कर गैप है वहाँ पुष्कर में आगे प्रसार हो रहा है ना। तो वो मरुस्थल की मार्च हो गई, आगे बढ़ रहा है मरुस्थल। ठीक है, गैप में से आगे बढ़ ही रहा है, उधर ऊपर उत्तर पूर्व में भी आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये मरुस्थल की मार्च हो गई, जो मार्च से जुलाई के बीच में जब एनर्जी ज़्यादा होती है, मार्च व्हेन जूल्स एनर्जी इज देयर। ठीक है। अच्छा, तो ये प्रसार को रोक रहा है, मरुस्थल के प्रसार को। इसके अलावा जल से ध्यान रखो 2, जल से 4 हैं, बल्कि नदियों की सबसे उत्पत्ति ज़्यादा, नदियों की अधिकांश नदियों की उत्पत्ति राजस्थान की नदियों की वो यहीं अरावली में ही होती है। कुछ मुख्य नदियों को 3-4 को छोड़ के, जैसे माही छोड़ दो, चंबल छोड़ दो जो एमपी से आती हैं, घग्गर छोड़ दो जो शिवालिक हिल्स ऑफ कालका वहाँ से आती है, बाकी ऑलमोस्ट सारी नदियाँ जो हैं वो अरावली से ही उनका उद्गम है। ठीक है। नदियों के अलावा झीलें हैं इसमें, ऊपर से देखते चलो, अलवर में सिलीसेठ झील है, जयसमंद भी है, पर एक जयसमंद आपका अलवर का है, उदयपुर का है, उससे आप कंफ्यूज कर जाओगे, तो जयसमंद को छोड़ो, सिलीसेठ याद रखो, सिलीसेठ हो गया। अच्छा, जयपुर और कौन सी है? उत्तर पूर्व में नहीं है, इधर अजमेर में आ जाओ, फाय सागर, आना सागर, ये हैं। ठीक है, पुष्कर में है पुष्कर सरोवर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद और नीचे आ जाओ उदयपुर में, तो जयसमंद हुई, राजसमंद हुई, हाँ, और उदय सागर, पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, ये सब इस इलाके की झीलें हो गई। तो इसमें झीलें हैं। ठीक है, नदियां हैं, झीलें हैं। अच्छा, इसके अलावा ये एक महान भारतीय जल विभाजक का काम करती है अरावली। इसके वेस्ट में, इसके पश्चिम में जो पानी गिरेगा वो अरब सागर की ओर जाएगा, और इसके पूर्व में जो पानी गिरेगा पूरी ढाल पे वो बंगाल की खाड़ी की तरफ पानी जाएगा। तो ये एक महान जल विभाजक, भारतीय महान जल विभाजक का पार्ट है। महान जल विभाजक
दक्षिण से लेके उत्तर तक है भारत में, उसका जो राजस्थान में से जो पार्ट जाता है वो डिफाइन किया जाता है अरावली पर्वतमाला के द्वारा। जल विभाजक हो गया। अब जलवायु को प्रभावित करती है। जलवायु को कैसे प्रभावित करती है? जो मानसून होता है, मानसून को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? लो प्रेशर ट्रॉफ और जो निम्न वायुदाबीय क्षेत्र है मरुस्थल के द्वारा बनाया गया दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी भारत में, उसमें मरुस्थल का भी पार्ट है। ताप बहुत ज़्यादा हो जाता है, निम्न वायुदाब हो जाता है। तो अब अरब सागर की शाखा और अरब सागर दिस साइड, अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखाएं आएंगी मानसून की। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उसके तो रास्ते में पड़ता है अरावली, तो वो बारिश करा देता है पूरी मैदानों में और पूरी ढालों पे। और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है उसके दक्षिणी पश्चिमी शाखा जो है इसके पैरेलल है, क्योंकि दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्वी ही इसकी भी दिशा है। तो दक्षिण पश्चिम में जो शुरुआत की दक्षिण पश्चिमी ऊंचा पार्ट है आबू वाला, वहाँ तो बारिश हो जाती है। और उसके अलावा पहाड़ी प्रदेशों में भी बारिश हो जाती है, क्योंकि आर्द्रता अच्छी होती है, क्योंकि वेजिटेशन अच्छी है, वनस्पति अच्छी है, तो वहाँ आर्द्रता है तो वहाँ नमी है तो वहाँ ठंडक है। इसके वजह से पहाड़ी इलाकों में तो बारिश हो जाती है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट में बारिश नहीं होगी। ईस्टर्न पार्ट में क्यों हो गई? क्योंकि जो बंगाल की खाड़ी ब्रांच है उसको रोक के थोड़ी बारिश करा देती है। तो साथ में बारिश करा भी देती है, लेकिन सिर्फ बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से। लेकिन चूंकि अरब सागर के समानांतर है, अरब सागर शाखा के समानांतर है, तो इतनी बारिश उसके द्वारा उसके फलस्वरूप नहीं करवा पाती और वो आगे निकल जाता है हिमालय की तरफ। वो वाले बादल जो अरब सागर वाले ब्रांच वाले हैं वो आगे निकल जाते हैं। ठीक है, तो बारिश कराती भी है और नहीं भी कराती। कौन? मतलब जलवायु निर्धारित कर दी ना इस तरह से बारिश के द्वारा। कौन? अरावली पर्वतमाला ने। अच्छा, तो जल के अनुसार ये हो गया। अब खनिज बहुत होते हैं अरावली पर। राजस्थान के 70% खनिज क्षेत्र अरावली पर्वतमाला वाले क्षेत्रों में ही हैं। ठीक है, 70% खनिज। और इमारती पत्थर हुआ, माइका हुआ, ग्रेनाइट हुआ, मार्बल हुआ, कई तरह के खनिजों का अजायब घर है राजस्थान। वो हम देखेंगे, खनिजों के भी सब फार्मूले हैं अपने पास। ठीक है, उनके जिलों के। ये हमें यहाँ ध्यान रखना है कि खनिज उत्पादन के लिए जो अरावली क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, फिर वन और वन्य जीव बहुत हैं। वन अच्छे हैं यहाँ पे। हाँ, विशिष्ट प्रकार के पेड़ भी पाए जाते हैं कई, और वनोपज मिलती है, कई तरह के वनोपज मिलती है जिसको जनजातीय लोग इकट्ठा करके बेच के अपनी जीविका चलाते हैं। तो जनजातीय बहुल इलाके हैं इसी पर्वत इसी पर्वत के इलाके में, इसी अरावली पर्वत के इलाके में जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है। वन्य जीव मिलते हैं तरह तरह के। सरिस्का अभ्यारण्य भी इसी में है, रणथंभौर का अभ्यारण्य भी इसी में है। तो वन्य जीव मिलते हैं, टाइगर रिजर्व्स हैं दोनों। तो वन्य जीवों के अलावा जैव विविधता भी यहीं सबसे ज़्यादा है राजस्थान की। तो इस तरह से वन और वन्य जीव के हिसाब से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्यटन स्थल हैं इसी में, क्योंकि कई इसमें किले हैं, कई इसमें मंदिर हैं, कई इसमें अभ्यारण्य हैं। ठीक है, कई झीलें हैं। ठीक है, तो कई ऐसे नगर हैं, जैसे आबू ही ले लो, माउंट आबू, जो पर्यटन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उदयपुर, आबू, हाँ, पुष्कर, देन यू कम टू इवन जयपुर, वो भी एक बेसिन ही है, अरावली का ही बेसिन है। सिलीसेड और अजमेर और कई पर्यटन के हिसाब से इम्पोर्टेंट नगर इसी अरावली श्रृंखला में हैं, अरावली पर्वतीय श्रृंखला में। तो इस तरह से हमने देखा कि ये महत्वपूर्ण भी है राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बहुत। तो इसलिए इसको जीवन रेखा भी कह देते हैं। वैसे लाइफलाइन जो है इंदिरा गांधी नहर भी है, इसको भी लाइफलाइन कह देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंस बहुत है इसकी, जीवन रेखा किसकी? अरावली की। तो इस तरह से हमने अरावली के बारे में आज सारा पढ़ा। अब हम अगले क्लास में करेंगे पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। थैंक यू।